वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए पी बाई क्यू सीरीज़। ठीक है, ये जो हिंदी साहित्य की पी बाई क्यू सीरीज़ है, ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए चाहे कोई भी हो, चाहे HP PGT हिंदी हो या फिर LT टेट हो या फिर LT कमीशन हो, कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए जितने भी प्रश्न लाता हूँ, अगर आपको आते हैं तो आप इन्हें सिर्फ वीडियो को देख लीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो आप एक कॉपी पर इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि आगामी परीक्षा हेतु ये पुनः रिवीजन के तौर पर आएंगे ही आएंगे आपको काम। ठीक है, फिर देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा PGT हिंदी, LT टेट, LT कमीशन के लिए नए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8219312129 जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी आपकी क्वेरी रहती है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखिए, कई बार कॉल हम आपकी पिक नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार लाइब्रेरी में हो पाते हैं, कई अन्य कारण हो पाते हैं, तो इसलिए बेहतर रहेगा आप व्हाट्सएप करेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। बाकी देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। बाकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पैम्पलेट दिखा देता हूं हमारी कोर्स के बारे में। तो ये देखिए, ये है पैम्पलेट। जो हमारे न्यू कोर्स है, ये LT टेट जो ये 25 सितंबर 2023 से शुरू होने वाला है। LT कमीशन का ये 20 सितंबर 2023 से शुरू होने वाला है। आप में से कोई भी अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर, उसमें संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप इस पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये पिछली वीडियो का प्रश्न भी आपके लिए छोड़ा था मैंने। प्रश्न में क्या पूछा गया है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। प्रस्तुत कथन हिंदी साहित्य के किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? तो जो ये कथन कहा गया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। बाकी देखिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था 1929 में, जिसमें इन्होंने ये कथन कहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये कथन होगा। ज़्यादा यहाँ पर आपको लंबे चौड़े व्याख्यान नहीं दूंगा, प्रश्न पढ़ूंगा, सीधे उत्तर दूंगा और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले जाऊंगा। तो जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो आपने बताना है कि निम्न विकल्पों में से कौन से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो जो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प होगा जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये थे आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक। अगर पूछा जाएगा सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया गया था, तो ये सन 1900 से शुरू किया गया था। अगर ये प्रश्न आपसे बने कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब से कब तक संभाला गया था, तो ये 1903 से लेकर 1920 तक संभाला गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा हेतु। अगला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है 33। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? तो जो प्रस्तुत काव्य पंक्ति है, ये कही गई है तुलसीदास के द्वारा। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। जो तुलसीदास है, ये राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि के तौर पर जाने जाते हैं। और जो तुलसीदास है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है तो वो है रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है, इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और कवितावली, बरवे रामायण इत्यादि, यह भी तुलसीदास की ही रचनाएं होंगी। जो जायसी है, इनके द्वारा पद्मावत लिखा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पद्मावत की भाषा कौन सी है, तो ये बताइएगा आप। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। फिर देखिए, अगला प्रश्न है 34। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो बताना है कि जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन से होंगे। तो यह है शंकराचार्य। विकल्प डी सही होगा। जो शंकराचार्य है, इनके अद्वैतवाद के कारण ही आगे के वादों का
उत्पन्न हुए हैं। क्यों हुए उत्पन्न? क्योंकि इन्होंने कहा कि सब कुछ अद्वैत है, कुछ भी द्वैत नहीं है। इस विवाद से ये सारे जितने भी बात आगे की हैं ये निकले थे। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य होंगे तो ये होंगे बल्लभाचार्य। कौन? बल्लभाचार्य। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिएगा। निम्न में से अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है, तो कौन अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत शामिल नहीं माने जाते? तो ये होंगे आपके नरोत्तम दास। बाकी कुंभन दास, कृष्ण दास, चतुर्भुज दास ये सारे के सारे अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? 8। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विट्ठलनाथ के द्वारा। अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि कौन थे? तो ये सूरदास थे। अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? तो ये कुंभन दास थे। अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ, तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया सबसे वरिष्ठ कवि होंगे कुंभन दास और सबसे कनिष्ठ कवि होंगे आपके कौन से होंगे? तो ये होंगे नंददास। इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपकी की गई थी 1565 के आसपास। ये तिथि आपको याद रखनी है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 37। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से रास पंचाध्याय के रचनाकार हैं। तो जो रास पंचाध्याय के रचनाकार होंगे ये होंगे आपके नंददास। ध्यान रखना है इसका भी। फिर प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो रामचंद्रिका है ये किसकी रचना होगी? रामचंद्रिका हो जाएगी केशवदास की रचना। जो रामचंद्रिका है ये केशवदास के द्वारा एक रात में लिखी गई थी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, ठीक है। पूछा जाता है परीक्षा में कि वो कौन सा कवि है या फिर कौन सा विद्वान है जिसके द्वारा रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा हेतु रामचंद्रिका को एक रात में लिखा था। तो ये केशवदास होंगी। फिर अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हो जाएंगे भरत मुनि। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39। इसमें आपसे पूछा गया है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कारक। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं? तो जो स्पर्श व्यंजन है इनके वर्ग होंगे 5। फिर अगला प्रश्न है वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार कौन है? तो जो वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है इसके रचनाकार होंगे कुंतक। फिर अगला प्रश्न होगा यहाँ पर 42। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो जो माधवानल कामकंदला है ये विद्यापति की नहीं होगी। बाकी शैव सर्वस्वसार ये भी विद्यापति की है। पुरुष परीक्षा ये भी है। कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली ये भी होंगी, ठीक है। तो विकल्प भी नहीं होगी। अगला प्रश्न है 43। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो जो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है इसके रचयिता हो जाएंगे जैनाचार्य मेरुतुंग। फिर अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से देवसेन की रचना है। तो जो देवसेन है इनकी रचना मानी जाती है श्रावकाचार। और जो देवसेन है ये जैन धर्म के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। श्रावकाचार में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है और इसे हिंदी का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना भी इसे स्वीकार किया जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है गुण निर्गुण कहियत नाही जाके काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो काव्य पंक्ति हो जाएगी रैदास की। डी सही विकल्प होगा। प्रश्न पूछा जाता है रैदास कौन है? तो जो रैदास हैं ये आपके रामानंद के 12 शिष्यों के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे कि कबीर हैं, रैदास है, धन्ना है, पीपा है, सुरसुरानंद है, इत्यादि इत्यादि। सुरसुरानंद तो नहीं है, ये गलत बोल दिया। धन्ना, पीपा, रैदास, पद्मावती इत्यादि ये आपके
रामानंद के शिष्य माने जाते हैं 12। जो रैदास है ये जाति के दलित माने जाते थे, चमार जाति से इनका संबंध था और काफ़ी विद्वान के तौर पर माने जाते हैं। काफ़ी इन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं और जो पाखंडपूर्ण नीतियां होती हैं उनका इन्होंने विरोध किया है। रैदास का दूसरा नाम रविदास भी है, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है यहाँ पर 48। इसमें पूछा गया है प्राकृत प्रकाश के रचनाकार हैं, तो बताइएगा प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे आपके बर्रुचि। फिर रामार्चन पद्धति के रचनाकार कौन है। देखिए अभी हमने ऊपर चर्चा की थी रामानंद जी की, तो ये रामार्चन पद्धति जो ग्रंथ है ये रामानंद का ही होगा। रामानंद के शिष्य पूछे जाते हैं कितने हैं, तो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं 12 और इसमें रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा ये प्रमुख हैं। फिर देखिएगा पूछा जाता है कि जो रामानंद है इनके राम और कबीर के राम में क्या अंतर है। वैसे तो कबीरदास रामानंद के ही शिष्य थे, परंतु दोनों के रामों में अंतर है। कबीर के राम थे निर्गुणवादी या फिर निर्गुण राम, और जो रामानंद के राम थे ये थे सगुण राम, जो कि दशरथ नंदन थे। ठीक है, फिर क्या प्रश्न बन सकता है यहाँ से, बस यही प्रश्न बनेंगे, यहाँ से ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है 50। राजयोग के रचयिता हैं, तो जो राजयोग के रचयिता होंगे अक्षर अनन्य, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर बनेगा आपसे परीक्षा में ये कि मधुमालती किसकी कृति है। तो जो मधुमालती है ये आपकी मंजन की कृति होगी। जो मंजन है ये आपके थे सूफी कवि। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर ये बन रहा है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है मृगावती में उल्लेखित राजा रूप कुमारी का संबंध किस जगह से था। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए, कंचन नगर से था। बाकी ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो मृगावती है ये किसकी रचना होगी, तो ये आपके कुतुबन की रचना होगी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 53। इंद्रावती निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो जो इंद्रावती होगी ये हो जाएगी आपकी नूर मोहम्मद की रचना। यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि जो अनुराग बांसुरी है ये किसकी रचना है। अनुराग बांसुरी भी है आपकी नूर मोहम्मद की रचना होगी। फिर अगला प्रश्न है भला हुआ, जुमारिया, बहिनी, महारा कंतु किसकी काव्य पंक्ति है। तो जो प्रस्तुत काव्य पंक्ति होगी हेमचंद्र की होगी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक निम्न में से कौन है। तो पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है 56। इसमें पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में बौद्ध धर्म के संदर्भ में निर्माण के कितने अवयवों को स्वीकार किया। तो ये किया था 3 अवयवों को। देखिएगा धीरे धीरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं, इसलिए आप ढंग से सारे वीडियोस देखिएगा जो मैं आपके लिए उपलब्ध करवाता हूँ। फिर यहाँ से ये भी प्रश्न आपके लिए बनेगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा नाथों की संख्या कितनी स्वीकार की गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या स्वीकार की थी 9, और नाथों को नवनाथ भी कहा जाता है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो जन्मकाल के अनुसार जो सही क्रम होगा तो वो होगा विकल्प ए, जिसमें मीरा सबसे पहले आएंगी। 1516 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। फिर केशवदास 1555, भूषण 1613, घनानंद 1689। फिर देखिए जो मीरा ये भक्ति काल के अंतर्गत आती है, केशव रीतिकाल के अंतर्गत, भूषण रीतिकाल के अंतर्गत, घनानंद रीतिकाल के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो ये पुस्तक है इसके रचनाकार होंगे राम कुमार वर्मा। जो राम कुमार वर्मा है इनके द्वारा अपना इतिहास आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक ही लिखा गया था, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है 60। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये पंक्ति किसकी होगी। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है ये कुंभन दास की होगी, डी यहाँ सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है रतन खान किसकी रचना है। तो जो रतन खान नामक रचना है ये हो जाएगी मल्लूक दास की। किसकी? मल्लूक दास की।
अगला प्रश्न है 62, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक निम्न में से कौन है? तो जो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये जो 3 पुस्तकें हैं ये आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की होंगी। तो जो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का ये कथन आपको बता देता हूँ। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल का उदय हुआ था, तो ये हुआ था जो बाहरी आक्रमण थे, जब भारत में बाहर से आक्रमण किए गए थे, उससे हताश निराश जनता के द्वारा भक्ति काल को स्वीकार किया गया था। क्योंकि भक्ति को या फिर भक्ति, प्रभु की भक्ति की ओर जानने की सिवाय वहाँ की जनता के पास कोई और तरीका नहीं था, इसलिए भक्ति भारत में आई। ये रामचंद्र शुक्ल का मत था बाहरी आक्रमणों के प्रभाव से। परंतु जो हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को पूर्णतः खंडित करते हैं। ये कहते हैं कि जो भक्ति है ये भारत के लोगों की स्वाभाविक मांग थी कि हमें भक्ति करनी है। अगर ऐसी ही बात होती कि आक्रमण भारत में हुआ, ठीक है, तो जो ये सबसे पहले ये दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ था, जिस कारण ये उत्तर भारत की ओर अग्रसर हुई थी। तो अगर भारत में बाहरी आक्रमणों के कारण भक्ति की ओर जनता का रुख हुआ, तो ये पहले उत्तर भारत में होना था। ऐसा कुछ मत यहाँ पर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। फिर अगला प्रश्न है 63, निम्नलिखित में से हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो जो हनुमान नाटक है ये लिखा गया है हरिदेव राम के द्वारा, सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 64, निम्नलिखित में से अष्टयाम के रचयिता कौन होंगे? तो जो अष्टयाम के रचयिता होंगे ये कौन होंगे? नावादास, विकल्प ए सही होगा यहाँ। फिर है 65, निम्नलिखित में से प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं? तो जो प्रेम वाटिका रचना है इसके रचनाकार हो जाएंगे रस खान, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था, काफ़ी लंबा नहीं खींचा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे लगभग 35 के आसपास हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष लाया है। ये आपकी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपसे परीक्षा में ये पूछे ही जाएंगे, ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। फिर वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको एक प्रश्न दे देता हूँ, आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली किसकी रचना है, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ। आप सभी ने इसका उत्तर देना है, अगली वीडियो में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। बाकी देखिएगा, यहाँ पर आपको वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से अपनी पैम्फलेट की ओर ले जाता हूँ। तो ये देखिएगा, ये है हमारा कोर्स। एलटी टेट 25 सितंबर 2023 से शुरू होने वाला है। एलटी कमीशन 20 सितंबर 2023 से शुरू होने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो 8193121229 पर व्हाट्सएप करिए। कोई भी आपकी क्वेरी होगी उसे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।